मंचासी माननीय निदेशक महोदय, आदरणीय विभागाध्यक्षगण, सम्मानीय सभागार में उपस्थित विवेकानंद परिवार के सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा फुलवे सर का कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं भारत का संविधान एक झलक इस विषय पर आपके साथ विचार विमर्श कर सकूं। एक जैसे गोष्ठी है तो मैं चाहता हूं कि इसमें विचार विमर्श हो। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो लोग उतने एक्टिव नहीं होते हैं जितने होने चाहिए। अक्सर लोगों में उदासीनता रहती है। इसकी अलग अलग वजह हो सकती है। किसी को लगता है करप्शन है, किसी को लगता है कि ये केवल जुडिशरी का है, न्यायालय से संबंधित है या संसद से संबंधित है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो संविधान हमारी आत्मा में होना चाहिए, और हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो हर चीज संविधान से होता है हमारे साथ। कुछ लोगों को लगता है कि संविधान सिर्फ एक किताब है और वो स्टैटिक है, जबकि वास्तव में क्या है, संविधान डायनामिक है। जब संविधान बना था तो उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 1950 में जब ये लागू हुआ तो पहले ही साल उसमें अमेंडमेंट हुआ, लैंड रिफॉर्म, और 8वीं अनुसूची से 9वीं अनुसूची बनाई गई। और आज तक अगर आप देखें तो 100 से ऊपर अमेंडमेंट हो चुके हैं। 105 रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ है। तो संविधान हमारा गतिशील है, और ये बड़े गौरव की बात है कि हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाए हुए कागज पर हाथ से लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान है, और अभी भी बन रहा है, गतिशील है। तो अब हम बात करते हैं कि संविधान बना कैसे। अमूमन होता क्या है कि संविधान जो है लोग बहुत बोरिंग तरीके से इसको समझते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको रोचक तरीके से आपके सामने रखूं और कुछ ऐसी जानकारियां रखूं जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो संविधान, जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के लिए बहुत सारी अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। कोई प्रारूप थी, कोई झंडा थी, अलग अलग टाइप की कमिटीज थी। जब संविधान बनके तैयार हो गया कमिटीज के हिसाब से, तो हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये प्रश्न था कि इसको कैसे मूर्त रूप दिया जाए, मतलब उसको जो किताब की शक्ल है वो कैसी दी जाए, और उसको प्रिंट किया जाए या हाथ से लिखा जाए। तो तत्कालीन जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने ये स्वीकार किया कि इसको अगर हाथ से लिखा जाए तो ये यूनिक रहेगा। तो हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनको ये सुझाव दिया गया उस समय के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो उस समय के बहुत अच्छे कैलीग्राफर थे, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो शायद इसको लिख दें। अब ये भी देखिए, हमारे देश की एक खूबी है कि देश के प्राइम मिनिस्टर एक आम आदमी से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर भी प्राइम मिनिस्टर गए उनके पास। तो जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे, उनके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था, तो उनका जो लालन पालन था वो उनके दादाजी ने किया। उनका नाम था श्री राम प्रसाद सक्सेना, और वो उस अपने समय के जाने माने इंग्लिश के और फारसी के जानकार थे। कहते भी थे कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। इसका मतलब पढ़ा लिखा होने का मतलब फारसी बहुत अच्छी आती थी उनको, तो लोगों को पढ़ाते भी थे। तो उन्होंने अपने जो उनका पौत्र था, ये नाती था, जो रायजादा साहब थे, उनको भी बहुत अच्छे से उन्होंने कैलीग्राफी बताई थी। तो जब नेहरू जी उनके पास गए तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इस तरीके से संविधान बन रहा है और हम चाहते हैं कि आप इसका पार्ट बने और हाथ से लिखें। तो उसको सहर्ष स्वीकार किया रायजादा साहब ने। तो नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, इसका कुछ फीस वगैरह तय कर लेते हैं, कितना आप लेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फीस वगैरह कुछ नहीं लूंगा, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के अंतिम में मेरा नाम होना चाहिए, और जब किताब खत्म होगी लास्ट में, तो लास्ट पेज पे मेरे दादाजी जिन्होंने मुझे सिखाया उनका नाम होना चाहिए, उसके बाद मेरा नाम होना चाहिए। तो ये नेहरू जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप आइए। उनको बुलाया गया दिल्ली, और जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इस समय है संसद में, वहां पर उनके बैठने की व्यवस्था की गई। वहां पे उन्होंने लिखा, ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, लगभग 462 पेन की निब का यूज किया उन्होंने। अभी भी उसकी फोटोग्राफ्स वहां पर, निब का फोटो यूज किया, और उसके बाद लगभग 251 पेज हैं मूल प्रति में, और उसका वेट लगभग 3.75 kg है। इतना सब कुछ करने के बाद
जब उन्होंने फाइनल वो संविधान सभा में कॉपी रखी तो लोगों ने देखा तो बहुत अच्छा लगा उनको, जो वहाँ पे और संविधान सभा के जो लोग थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बुक को लिखने में, क्योंकि उन्होंने बीचों बीच लिखा था तो मार्जिन में काफी जगह रह गई थी, और साथ साथ में क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें 22 पार्ट है, तो हर पार्ट को सेपरेट करना था। तो उन्होंने फिर नेहरू जी से कहा कि एक प्रोफेसर नंदलाल बोस हैं, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो देश के जाने माने पेंटर, चित्रकार सब कुछ है, आप एक बार उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। तो नेहरू जी ने इसको भी स्वीकार किया और वो सीधा कोलकाता गए शांति निकेतन में। वहाँ वो प्रोफेसर नंदलाल बोस जी से मिले, उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि इस तरीके से हमने संविधान बनाया है, तो अगर आप उस संविधान को और खूबसूरत बना सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम एक यूनिक डॉक्यूमेंट चाहते हैं इसको। तो नंदलाल बोस जी ने कहा देखिए ऐसा है, मैं इसको बनाऊंगा भी, लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों को भी बताना चाहता हूँ कि संविधान कैसे बनेगा। तो आप परमिशन दीजिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके संसद में आऊँ, उनको भी वो भी उसका प्रयोग करें और बनाएं उस पर। तो नंदलाल बोस जी ने अपनी पूरी जो इतने स्टूडेंट थे उनको लेकर वो संसद आए, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, पूरे प्राण प्रण से उन्होंने उस किताब को लिखा, उस किताब में कारीगरी बनाई, और जो 22 भाग थे, अब उसमें आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, जो पहला जो पोर्शन है हमारी जो भारतीय नागरिकता है, उसका जो पहला पृष्ठ है उसमें भगवान राम का चित्र है, और वो भगवान राम अयोध्या लौट रहे हैं, माता सीता है, लक्ष्मण है, हनुमान है, पहला चित्र। फिर जो DPSP है आगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उसके बाद नटराज है, इस तरीके से उसके बाद टीपू सुल्तान है, अकबर है, झांसी की रानी है, मतलब जिसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वो सब कुछ है उसमें चित्रों के माध्यम से, जिन जिन की छाप हमारे संविधान पर है वो सब कुछ है उसमें। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, और जब वो डॉक्यूमेंट मतलब हमारा जो संविधान की कॉपी है जब वो तैयार हो गई, तो हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जितने भी तत्कालीन संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने उस पर दस्तखत किए। तो जब दस्तखत कर रहे थे तो हल्की की बारिश हो रही थी, और संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे, बैठक के फर्स्ट अध्यक्ष थे, सबसे बुजुर्ग आदमी संविधान सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनकी बहुत तबीयत खराब। अब हो क्या रहा था कि जब उस डॉक्यूमेंट पे दस्तखत हो रहे थे, जो पहले अध्यक्ष थे उन्हीं के दस्तखत होने बहुत मुश्किल हो गए, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो स्पेशल एक ट्रेन ऑर्गेनाइज किया गया, जहाज, और उस पर हमारे संविधान की कॉपी रखी गई जो बनी थी, और उनके घर ले जाया गया। फिर वहाँ उन्होंने घर में साइन किए, फिर 14 फरवरी को वापस आए। तो इतना बेहतरीन डॉक्यूमेंट बनाया गया, और उसमें हर एक की भावनाओं की मेरे हिसाब से कदर की गई। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट बन के तैयार। अब इतनी मेहनत के बाद जब वो डॉक्यूमेंट बना, तो इसके बाद मेरा एक पर्सनल आंकलन है, उसमें एक कमी रह गई। हुआ यूँ कि जब 1950 में सब कुछ बन के तैयार हो गया, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स तो आए, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। 26 साल लगे हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को समझने। 1976 में जब 42 अमेंडमेंट हुआ, 42वां अमेंडमेंट, तब जाके उसमें कर्तव्य जोड़े गए 10, और रिसेंटली एक और कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में, 86 अमेंडमेंट। उस कर्तव्य में क्या है कि 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी है प्राइमरी एजुकेशन देना। अब पहले मुझे ये लगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, हम लोग तो सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है इसको डालने की। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैंने इसको देखा, क्योंकि मैं उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ, लगभग हजारों गाँव में घूम चुका हूँ। यहाँ गाँव का नाम बताना नहीं चाहूँगा, मैं एक गाँव में गया। अब एक गाँव में गया तो वहाँ एक बुजुर्ग से मिला, वो हुक्का पी रहे थे। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा मेरे 4 बेटे हैं। उन 4 बेटों में उन्होंने कहा कि एक टीचर है, एक होटल मैनेजमेंट किया है, विदेश में रहता है, और एक जो है अभी पढ़ रहा है, और जो चौथा बेटा है वो उस हुक्का जो होता है उसके ऊपर, हमारे यहाँ उसको साज कहते हैं, जिसमें अंगार भरते हैं और तम्बाकू भरते हैं, वो साज भर के आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कितना पढ़े लिखे हैं? तो उन्होंने कहा ये पढ़े लिखे ही नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, ये क्यों पढ़े लिखे नहीं हो? तो उनका जो तर्क था वो मुझे बहुत खराब लगा उसके हिसाब से। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, मैं पूजा का काम करता हूँ और बहुत दूर दूर के गाँव तक मैं जाता हूँ पूजा करने, तो मैं घोड़े में बैठ के जाता हूँ, और आज तक मैंने कभी घोड़े की लगाम खुद से नहीं पकड़ी।
तो मुझे एक व्यक्ति चाहिए जो घोड़े की लगाम पकड़ सके। तो मैंने और मेरी इतनी सारी अचल संपत्ति है, तो कोई उसका गार्डियन भी चाहिए। तो इसलिए मैंने एक तो घोड़े की लगाम पकड़ने के लिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं, और दूसरा इतनी बड़ी पैतृक संपत्ति जिनको पढ़ाया था जा चुके, तो उनको भी मैंने, अब वो तो हमारे दादा की उम्र की थे, उनसे क्या कहे, लेकिन मैंने उनसे इतना कहा कि आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने बच्चे का भविष्य खराब किया, और अपने बच्चे के साथ साथ उनके बच्चों का भविष्य भी जीवन खराब किया। फिर मुझे लगा कि ये कर्तव्य कितना जरूरी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को हमें पढ़ाना है, ये बहुत जरूरी है। तो ड्यूटीज थोड़ा लेट में जोड़ी गई, अगर ये पहले जोड़ देते तो शायद थोड़ा और सुधार होते हैं। फिर अंत में मैं सिर्फ एक केस डिस्कस करना चाहूंगा, उसमें काफी चीजें कवर अप हो जाएंगी। एक केस था केशवानंद भारती बनाम केरल गवर्नमेंट। वो अभी तक का कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा केस है, सबसे बड़ी बेंच है, 13 जजों की बेंच है वो। उस केस में क्या था कि केरल गवर्नमेंट ने 1963 में एक लैंड रिफॉर्म बिल लाया, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि जिसके पास जो जमीन है वो सरप्लस में है, वो जमीन उनको दी जाए जिनके पास जमीन नहीं है या कम है। तो उद्देश्य तो बहुत अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से हो नहीं पाया जिस तरीके से होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि इसी में जो केशवानंद भारती थे, उनका एक मठ था, मठ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक मठ था केरल में, उसके पास काफी ज्यादा जमीन थी। अब उस जमीन को गवर्नमेंट ने इस रूल से एक्वायर कर लिया। लेकिन हमारे संविधान में खूबसूरती ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, उनका उल्लंघन होता है, तो हमारे पास 2 आर्टिकल है। एक आर्टिकल 32 है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और एक आर्टिकल 226 है, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मतलब जैसे जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनमें जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा जा सकते हैं, बशर्ते आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो तब। तो केशवानंद भारती जी जो लगभग जवानी थे, समय 29-30 साल के थे, उन्होंने कहा जी मेरे 2 फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। नंबर पहला, आर्टिकल 26, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है। तो उन्होंने कहा आर्टिकल 26 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रयोग करके चल और अचल संपत्ति खरीद सकता हूँ या बेच सकता हूँ, मेरा कंसर्न होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट मुझसे ले रही है। और नंबर दूसरा, संपत्ति का अधिकार तब तक था, 1979 में संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया है। ये बात लगभग चल रही है 1963, 64, 65 के आसपास, बहुत लंबा केस था। तो तब तक संपत्ति का अधिकार भी था। तो उन्होंने कहा ये संपत्ति है, गवर्नमेंट बिना मेरे कंसर्न के कैसे इसको ले सकती है। वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गए आर्टिकल 32 के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन जो गवर्नमेंट है उससे पूछताछ की क्या है। अब इंदिरा गांधी जी का समय था उस समय, तो उन्होंने एक, वो भी खराब था, एक 24वां अमेंडमेंट किया 1971 में। उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि संसद के पास पूरा राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अमेंडमेंट कर सकती है, उसके पास प्रोसेस भी है, राइट भी है, और इसलिए हम इसको कभी भी इसका अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब जब ये वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गई, तो सुप्रीम कोर्ट के जज उस समय चीफ जस्टिस SM सिकरी थे, और उनका रिटायरमेंट का टाइम। अक्सर जो बड़े बड़े केस के फैसले होते हैं वो रिटायरमेंट के दिन ही होते हैं। उन्होंने जो फैसला सुनाया था अपने रिटायरमेंट के दिन सुनाया था। तो SM सिकरी साहब के पास जब केस आया तो उन्होंने 13 जजेस की एक बेंच बनाई, कहा कि ठीक है आप लोग फैसला कीजिए और देखिए क्या हो सकता है इसमें। तो 68 वर्किंग डेज में इसमें हर दिन चलती रही, वर्किंग डेज में इसकी हेयरिंग, और लगभग 6 महीने तक चलती। अब जब इसका रिजल्ट आया तो इसका रिजल्ट भी 7+6 था, 7 जज एक तरफ थे और 6 जज एक तरफ। तो 7 जजों ने गवर्नमेंट के खिलाफ इसमें कहा कि भाई ठीक है आपके पास राइट है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल ढांचा है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर आप चेंज करेंगे तो हमारे पास ये अधिकार होगा कि हम उस हद तक उसे शून्य घोषित कर सकते हैं जब तक वो वायलेशन कर रहा है। और इसी वर्डिक्ट की वजह से आज तक भी कभी संसद अगर कोई ऐसा कानून बना देती है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करता है कि नहीं आप इतना नहीं कर सकते, आपको इतना कम करना पड़ेगा। और इधर अगर ये कोई कोर्ट सो मोटो कोई केस लेता है तो यहाँ से संसद भी उसको चेक कर सकती है। तो एक बैलेंस है, होना चाहिए।
तो ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, अमेंडमेंट हो रहा है। और कहने को तो सर इसमें बहुत कुछ है, लेकिन समय उतना ही है।